हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतिम चैप्टर 8 जिसका नाम है भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियां और विकास यानी बदलाव, इसको पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12। जो यहाँ से ये चैप्टर आपको टोटल सेकंड बुक में 8 ही पढ़ना था और आज हम इसमें फर्स्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर और बुक भी खत्म हो जाएगा। इसमें दोस्तों हमें सबसे पहले पढ़ना है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। भारतीय राजनीति में नया बदलाव हमें क्या देखने को मिला। तो दोस्तों ये चैप्टर हम 1989 के बाद की कहानी को बताता है। जब हम क्षेत्रीय आकांक्षा पढ़ते हैं तो 90 तक की बात करते हैं और ये 89 के बाद जब भारत में एक नई प्रवृत्ति शुरू होती है, वो नई प्रवृत्ति क्या थी? गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति भारत में 1989 के बाद ही शुरू होती है। किस स्तर पर? तो केंद्र के स्तर पर। और जब केंद्र के स्तर पर भारत में राजनीति की शुरुआत होती है गठबंधन की, तो हम इसे ही केंद्रीय गठबंधन की राजनीति कहते हैं। और यहाँ पे हमें कई चीजों के बदलाव देखने को मिला। यहाँ पे पहली बार भारत में गठबंधन की सरकार बनती है, मंडल कमीशन की बात होती है। इसके अलावा नई आर्थिक नीति आती है। इसके अलावा यहीं से बीजेपी के उदय का साधन भी बन जाता है। अयोध्या कांड होता है, कई सारे ओबीसी का मुद्दा उभर कर आता है, कई सारी चीजें यहाँ से उभर करके आती हैं। इसी नई चीजों की बदलने की प्रक्रिया को हम लोग नई प्रवृत्ति या विकास कहते हैं, अर्थात एक बदलाव कहते हैं। तो दोस्तों आज हम इस लेक्चर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सेकंड बुक में ये मात्र ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो सीधा सीधी 8 नंबर का आता है। इसके अलावा और कोई चैप्टर नहीं है पूरे 8 चैप्टर में जो 8 नंबर का आता हो, ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर का, लेकिन ये चैप्टर 8 नंबर का आता है। इससे ये साफ पता चलता है कि एक तो लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का इस चैप्टर से आता ही आता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और हम वो बताएंगे, अभी तो नहीं, अभी तो हम लेक्चर की बात कर रहे हैं। जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम बताएंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आने की संभावना पूरी तरह से बना हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें नंबर है, आता है, इसी को आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने चलते हैं कि भारतीय राजनीति में बदलाव हमें क्या क्या देखने को मिला। कह रहा है कि इस अध्याय में हम गठबंधन का युग पढ़ेंगे कि पहली बार भारत में गठबंधन की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग गठबंधन की राजनीति कहते हैं केंद्र के स्तर पर। और पहला गठबंधन हमारे यहाँ राष्ट्रीय मोर्चा का निर्माण होता है। अभी तक हमारे यहाँ 4 गठबंधन बना हुआ है, जिसमें एक हम लोग पहला हम राष्ट्रीय मोर्चा कहते हैं। दूसरा जो हमारा गठबंधन था वो हमारा ये तो बना था 1989 में, और दूसरा हमारा 1996 में जो बना था इसका नाम था संयुक्त मोर्चा। संयुक्त मोर्चा। इसके बाद दोस्तों तीसरा एक हमारा बना था जो 1998 में जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, जिसे हम एनडीए कहते हैं, इसको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन कहा जाता है। और चौथा जाकर के 2004 में सोनिया गांधी ने बनाया था, जिसे हम यूपीए कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से हम इसे जानते हैं। अब इसका नाम इंडिया कर दिया गया है, नाम बदल करके इसका नाम यूपीए से अब इंडिया हो गया। बाकी एनडीए अपना चल रहा है। अभी तक संयुक्त स्तर से बड़े लेवल पे 4 ये गठबंधन बने हुए हैं। हम इनकी चर्चा यहाँ पर भी करेंगे दोस्तों। तो गठबंधन का युग, फिर हम राष्ट्रीय मोर्चा पढ़ेंगे, संयुक्त मोर्चा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको हम लोग यूपी एनडीए कहते हैं, और यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 1 और 2 की बात करेंगे। फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 1 2 4 3, और अब तो 4 भी चल रहा है, 4 5 भी स्टार्ट हो चुका है।
इसकी बात करेंगे। विकास और शासन के मुद्दे के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर में हम गठबंधन की ही बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में नए बदलाव क्या क्या हो रहे हैं। तो सबसे पहला 1990 के दशक में क्या क्या बदलाव हुआ, यहीं से क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहीं से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि भारतीय राजनीति में 1990 के दशक में क्या क्या हमें बदलाव देखने को मिला। तो कुल मिला करके हमें 7 बदलाव देखने को मिला। पहला, गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है। दूसरा, मंडल कमीशन की बात यहीं पे आती है। नई आर्थिक नीति की बात आती है। अयोध्या कांड यहां से उभर करके आता है। यहीं पर दोस्तों बीजेपी के उदय की बात आती है। यहीं से दोस्तों बीजेपी के उदय के बाद ही आप गठबंधन की राजनीति की बात आती है। यहीं पर कई सारे मुद्दे उभर करके आते हैं जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। 7 और 6 आता है, इसको लिख देते हैं तो 6 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत दिलाई। 89 के आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन के युग का आरंभ हुआ। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं हुआ तो पहली बार गठबंधन की शुरुआत हुई। इस बदलाव ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में अभिवृद्धि की। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखे गए जिन्होंने भारतीय राजनीति की दशा एवं दिशा ही बदलने का काम किया। तो हम देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या बदलाव हुआ 90 के दशक में, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि 1990 के बाद प्रमुख बदलाव क्या क्या हुए। पहला, कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई, यानी जो कांग्रेस 1952 से लगभग भारत की राजनीति में 1989 तक हावी थी, बीच के अगर 3 साल 1977 से 80 तक को निकाल दिया जाए तो इतना लंबा भारत की राजनीति में शासन करने वाली कांग्रेस प्रणाली 89 में आकर के क्या हो जाती है, सत्ता प्राप्त नहीं कर पाती है और सत्ता से दूर चली जाती है। हालांकि सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आती है लेकिन सरकार नहीं बना पाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का भी उदय होता है। तीसरा, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे उभर करके आते हैं। मंडल कमीशन का नई आर्थिक नीति, जिसे हम नई आर्थिक नीति के रूप में भी जाना जाता है, का अनुसरण विभिन्न सरकारों के द्वारा किया जाता है। इसको भी हम देखते हैं। चौथा पॉइंट बढ़ता है। 5वां, अयोध्या विवाद उभर करके आता है। दिसंबर 1992 में अयोध्या, जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था, में विवादित ढांचे के विध्वंस में कई घटनाओं का समापन हुआ। इसके अलावा गठबंधन की राजनीति का उदय हो, साबानो प्रकरण हो, ये 7 चीजें हम देखते हैं 1990 के दशक में। यही 7 बदलाव दोस्तों हमें देखने को मिलता है। हम एक एक करके जब इन्हें पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर यही से कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा और यही से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। एकदम साफ सुथरा शब्दों में मैंने इसको बताने का दोस्तों प्रयास किया। सबसे पहला हम नई आर्थिक नीति के बारे में बात करते हैं। 1991 में श्री वीपी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ने देश में नई आर्थिक नीति लागू की, जिसके बाद में आने वाली सभी सरकारों ने जारी रखा इसे। किसी ने इस पर असहमति नहीं दिखाई। इस नीति में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण और भूमंडलीकरण की बात की गई है। मतलब यही से हमने LPG के कंसेप्ट को लाया, लिबराइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्योंकि 1991-92 में भारत की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो चुकी थी और इसी अर्थव्यवस्था के खराब होने की वजह से भारत सरकार ने क्या किया, मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया और कहा कि यहां से आपको देश आगे लेके जाना है, देश बड़ी ही बुरी तरह से फंस चुका है। और तब मनमोहन सिंह अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और देश में नई आर्थिक नीति लेकर के आते हैं, जिसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की रास्ते हम अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की व्यवस्था के लिए खोल देते हैं और यहीं से धीरे धीरे हमारा देश तरक्की करना शुरू करता है। इसी को हम नई आर्थिक नीति का बदलाव कहते हैं। कोई पार्टी इसका विरोध नहीं करती है। दूसरा,
कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति। यही वो दौर था जब 90 के दशक में कांग्रेस के प्रभुत्व का समाप्तिकरण भी होता है। कांग्रेस पार्टी की हार ने भारतीय पार्टी प्रणाली पर कांग्रेस के प्रभुत्व के अंत को चिन्हित किया। अब बहुदलीय व्यवस्था का युग शुरू हुआ और 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। क्षेत्रीय दलों ने अहम भूमिका भी निभाई और यहीं से गठबंधन की भूमिका बढ़ने लगी, क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका बढ़ गई और कांग्रेस का महत्व धीरे धीरे क्षेत्रीय लेवल पे क्या हो गया, कम हो गया। अब आता है दोस्तों तीसरा गठबंधन का युग। कांग्रेस की हार के साथ ही भारत की दलीय व्यवस्था से उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया, धीरे धीरे उसका महत्व समाप्त हुआ। अब बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हो गया। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया। 1989 के चुनाव के बाद गठबंधन का युग आरंभ हुआ। इन चुनाव के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर के बने राष्ट्रीय मोर्चा पाला बना था। कौन? हमने पीछे आपको बताया था दोस्तों कि पाला गठबंधन हमारी कौन सी थी? राष्ट्रीय मोर्चा, जिसके नेतृत्व किसके हाथ में था? नरसिम्हा राव, पीवी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले हमारे देश की गठबंधन के प्रधानमंत्री बने हुए थे। भाजपा और वाम मोर्चा के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई गई। 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भी सरकार रही। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री रहे थे। 4 से 19, 9 और 9 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार है। ये बता रहा है कि कब कब हमारे कौन कौन गठबंधन की सरकार बनती है। लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे और 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए 30 साल बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। परंतु चुनाव पूर्व गठबंधन की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त अभियान चल रहा है। 89 से अब तक केंद्र में 11 सरकारें रही हैं। सभी गठबंधन सरकारें रही हैं। नेशनल फ्रंट की सरकार हो यानी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार हो जो 1989 में बनी, यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा 1996 से 97 तक की रही हो, एनडीए 98 से 2004 तक हो, यूपीए 2004 से लेकर 14 तक हो और इसके बाद 2014 से लेकर 2026 तक एनडीए की सरकार फिर से कायम है और चल रही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कह रहा है गठबंधन सरकारों के उदय के। अब देखिए यहां तक तो हमने ये पढ़ लिया। अब कह रहा है कि गठबंधन सरकार, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार के उदय के क्या कारण है, क्या कारण है जिसकी वजह से गठबंधन की सरकार उदय हो रही है। तो पहला, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना, यानी जो नेशनल पार्टी है वो लगातार धीरे धीरे क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हो रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव एवं सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका। क्षेत्रीय सरकार जब राष्ट्रीय पार्टियां कमजोर होगी, क्षेत्रीय पार्टियां उदय होगा, तो क्षेत्रीय पार्टियों के बल पर ही केंद्र में सरकार बन रही है नेशनल पार्टियों की, तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जाति एवं संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय भी हो रहा है। अब जाति के संप्रदाय के नाम पर राजनीति हो रही है, नहीं कि अब काम के ऊपर राजनीति हो रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय, यहाँ पर एक ये भी मुद्दा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीति में क्या उदय हुआ। तो जब पिछड़ी जातियों के कई वर्गों के बीच कांग्रेस के समर्थन में गिरावट आई तो इससे गैर कांग्रेसी दलों को अपना समर्थन पाने के लिए जगह मिली। जनता पार्टी के कई घटक जैसे भारतीय क्रांति दल और संयुक्त पार्टी के पास ओबीसी के कुछ वर्गों के बीच एक शक्तिशाली ग्रामीण आधार था। इसी शक्तिशाली ग्रामीण आधार को मजबूत करने के लिए यहां पर काम किया गया। ठीक है, अब आता है मंडल मुद्दा। कौन सा आता है? मंडल मुद्दा आता है। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने दूसरे पिछड़ा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसलिए इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें 2 थी
पहला अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देना। कितना? 27% की आरक्षण देना। दूसरा, भूमि सुधारों को पूर्णता से लागू करना, और भूमि सुधार जो है उसको पूरी तरह से लागू करना, ये इनकी सिफारिशें थी। अब आ रहा है दोस्तों 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। इसके खिलाफ देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए, क्रियान्वयन का परिणाम हुआ। अब ये मंडल कमीशन के हिंसक प्रदर्शन हुए। जब यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हुए तो यहाँ पर कई तरह के परिणाम निकलकर सामने आए। कई परिणाम हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। आरक्षण के विरोध में उत्तर भारत के शहरों में व्यापक हिंसक प्रदर्शन हुए। इसमें छात्रों द्वारा हड़ताल, धरना प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति के नुकसान आदि शामिल थे। परंतु इस विरोध का सबसे अहम पहलू बेरोजगार युवाओं के छात्रों द्वारा आत्मदाह और आत्महत्या जैसी घटनाएं थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी, कौन था जी? राजीव गोस्वामी द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वप्रथम आत्मदाह का प्रयास किया गया। विरोधियों का तर्क था कि जातिगत आधार पर आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ है। तमाम विरोधों के बावजूद 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव, यहाँ पे नरसिम्हा राव कर दीजिए, बीपी नरसिम्हा राव द्वारा ये सिफारिशें लागू कर दी गई, और इस प्रकार आज भी 27% आरक्षण ओबीसी को मिला हुआ है, और ये ओबीसी 27% आरक्षण पर काम करती है। अब आता है दोस्तों अयोध्या विवाद। 16वीं सदी में मीर बाकी द्वारा अयोध्या में बनवाई मस्जिद के बारे में कहा गया कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनवाई गई है। यह मामला अदालत में गया और 1940 के दशक में ताला लगा दिया गया। बाद में तब ताला खुला तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया और इसी से कारण देश में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई और 1993 में मुंबई में दंगे हुई। विवाद की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। इसके बाद आता है दोस्तों गोधरा कांड। 26 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों की बोगी में आग लगा दी गई। यह संदेह करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने ही लगाई होगी। अगले दिन गुजरात में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा हुआ। यह 1 महीने चला और 1100 से अधिक व्यक्ति मारे गए। इसी को हम गोधरा कांड के नाम से भी जानते हैं। अब आता है साबानो प्रकरण। साबानो प्रकरण एक मुस्लिम महिला थी जिसके तलाक के बाद पति ने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44 यानी सम्मान नागरिक संहिता के तहत साबानो को पति के गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया, जिसको मुस्लिम लोगों ने अपने धर्म के खिलाफ माना और इसी पे राजीव गांधी ने लीपापोती की थी, जिसका नतीजा उन्हें हार देखने को मिला था। तो एक तो पार्टी में ये भी था। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो हमने ये इसमें देखा, इस वीडियो में हमने ये चीजें देखने की प्रयास की कि 1990 के दशक में क्या क्या हमें बदलाव देखने को मिला। 7 चीजें हमें बदलाव देखने को मिली थी। अगर ये पढ़ लेते हैं तो यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे बनता है और आने की संभावना भी पूरी तरह से इस बार बनी हुई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।